हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बहुत ही आपको लगने वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीखने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली को फॉर सीए फाउंडेशन। और आप सब लोगों को ये टॉपिक हार्डली हाफ एन आवर है ना, और बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। चलिए बच्चों, सुनो ध्यान से मेरी बात को। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बच्चों, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है सर कि ये टॉपिक में मोनोपोली तो देखो होनी ही चाहिए, है ना। मोनोपोली तो होनी ही चाहिए। और मोनोपोलिस्ट का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा एक फीचर होता है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट्स पे अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकता है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट्स पे। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। जैसे कि एक बाजार में थोड़ा महंगा प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी मर्जी है भाई, और दूसरे बाजार में थोड़ा सस्ता। और अगर वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे प्रोडक्ट बेच रहा है तो हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कहीं महंगा बेच रहा है, कहीं सस्ता बेच रहा है। अब है भी मोनोपोलिस्ट, उसकी मर्जी है भाई, जहां महंगा बेचे महंगा बेचे, जहां सस्ता बेचे सस्ता बेचे। तो बेटा ऐसे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के केस में इक्विलिब्रियम कैसे आता है और अलग अलग मार्केट में वो कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचता है, आइए हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। आइए देखिए, फर्स्ट 2 लाइंस में समझते हैं बच्चों। अ मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट। देखो बात समझो, ऑफ द सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम है सर, फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। ठीक है जी, अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस। यस ही में चार्ज, अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस। यस ही में चार्ज, किसी को महंगा किसी को सस्ता, ऐसा वो कर सकता है। और अगर ऐसा वो कर रहा है तो हम कहेंगे कि व्हाट द मोनोपोलिस्ट इज डूइंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। भाई सिंगल सेलर है, मोनोपोलिस्ट कर तो सकता ही है। एक दो एग्जांपल्स पहले मैं समझाता हूं, फिर मैं दोनों मार्केट्स, दो अलग अलग मार्केट्स में कैसे प्रोडक्ट बेचता है वो बात डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे का एग्जांपल है। अब समझो आप, रेलवे अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग रेट्स पे टिकट बेच सकती है। बेच सकती क्या, बेचती है। जैसे यंगस्टर्स को, ठीक है जी, मेल यंगस्टर्स को, ठीक है जी, उनको नॉर्मल रेट पे टिकट पे जो है वो नॉर्मल फेयर पे जो है सवारी करा रही है ना। और लेडीज के लिए थोड़ा सस्ता होता है रेलवे के अंदर। ओल्ड एजर्स के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी सस्ता होता है। तो व्हाट द रेलवे इज डूइंग, रेलवे इज डूइंग द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग बायर्स को अलग अलग रेट पे प्रोडक्ट को बेचना। एक डॉक्टर, एक और एग्जांपल मैंने इसमें ले रखा है, डॉक्टर। Some doctors charges higher OPD fee from evening patients than from the morning patients. Yes, सुबह आएगा तो पेशेंट को डॉक्टर सस्ते में देख रहा है, ठीक रेट पे देख रहा है। मान लो जैसे सुबह के सेशन में डॉक्टर ने ओपीडी चार्जेस रखा हुआ है, सपोज कर लो 300, और इवनिंग सेशन में, इवनिंग विजिटिंग आवर्स में जो है डॉक्टर ने ओपीडी चार्ज रखा हुआ है 400 रुपए। भाई शाम को उसका टाइम कीमती है डॉक्टर का, तो उसने डिस्क्रिमिनेट कर दिया अपने टाइम को, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। एक और बीच में एग्जांपल दे रखा है कि कभी कभी कोई कोई जो है डंपिंग, सम कंट्रीज डंप गुड्स एट द लोअर प्राइस इन द फॉर मार्केट टू कैप्चर देम। जैसे कोई सेलर है, कोई मोनोपोलिस्ट है, वो क्या कर रहा है भाई, इंडियन बाजार में प्रोडक्ट बेच रहा है नॉर्मल रेट्स पे, ठीक है, और थोड़ा सा माल बच गया, स्टॉक बच गया। सो व्हाट इज डूइंग, व्हाट द सेलर इज डूइंग, ही इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट एट द लोअर प्राइस। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपने माल को डंप कर रहा है। डंप का मतलब होता है चलो यार कुछ प्राइस मिल जाए, जो उसकी कॉस्ट आ रखी है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स जो है, उससे एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा प्राइस बिक जाए, पर पे माल बिक जाए, बट बिक जाए और कुछ ना कुछ माल से हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो इसको क्या बोल रहे हैं कि इंडियन बाजार में प्रोडक्ट बेच रहा है वो महंगा और फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा है वो सस्ता। तो व्हाट द मोनोपोलिस्ट इज डूइंग इन दिस मार्केट, इन दिस एग्जांपल अगेन ही इज डूइंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है बच्चों, तो एक मोनोपोलिस्ट एक ऐसा इंसान है, वो सिंगल सेलर अपने प्रोडक्ट का, तो वो चाहे तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट्स पे प्रोडक्ट अपना बेच सकता है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली।
चलिए अब समझते हैं आगे की बात को। ये तो हमें समझ में आ रही है बच्चों बात। अच्छा, अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट्स पे प्रोडक्ट तब बिकेगा बेटा जब कुछ प्राइमरी कंडीशन से वो फुलफिल होंगी, तभी ऐसा होगा। मैं समझाता हूं। सबसे पहली बात तो बच्चों होनी चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली। देखो पहले तो बंदा मोनोपोलिस्ट होना चाहिए भाई, तभी तो ऐसा करेगा, अलग अलग बाजार में अलग अलग रेटों पे प्रोडक्ट बेचेगा। दूसरा, बाजार कैसे होने चाहिए साहब? सेपरेट, अलग अलग मार्केट्स। जैसे मार्केट ए वो अलग जगह पे है, मार्केट बी वो उससे काफी दूरी पर है, यानी कि अगर दो अलग अलग बाजार हैं तो इसका मतलब उनमें डिस्टेंस ऐसा जरूर होना चाहिए कि जो बायर है वो ए मार्केट से बी या बी से ए मार्केट में शिफ्ट ना हो सकता बड़ी आसानी से। क्योंकि अगर बायर भी बड़ी आसानी से शिफ्ट हो जाएगा तो भाई बायर तो फिर इन दोनों मार्केट में वो वाली मार्केट ढूंढ लेगा ना जिसमें मोनोपोली सस्ते दामों में प्रोडक्ट बेच रहा है। सपोज ए में सस्ते में बेच रहा है तो बायर कहेगा मैं ए में से ले लेता हूं यार, जाके मेरे को क्या जरूरत है बी मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने की। समझ रहे हो? तो इसका मतलब बी मार्केट में अगर महंगा बेच रहा है तो बी मार्केट दूर होनी चाहिए, ए मार्केट भी दूर होनी चाहिए, सस्ता वहां बेच रहा है वो, दोनों मार्केट्स अलग अलग होनी चाहिए। तभी बायर जो है, कस्टमर जो है वो एक बाजार से दूसरे बाजार में शिफ्ट नहीं होगा और वो उसी मार्केट से ले लेगा जिस मार्केट में महंगा है या सस्ता है, वहां से खरीद लेगा। तो सेपरेट मार्केट्स होनी चाहिए दोनों मार्केट्स में। तीसरी कंडीशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफरेंस होना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कोई कोई दोनों में से एक मार्केट में इलास्टिसिटी हायर, एक मार्केट में इलास्टिसिटी लोअर, है ना। हायर इलास्टिसिटी, लोअर इलास्टिक, ऐसे बाजार दो अलग अलग होने चाहिए, तभी मोनोपोलिस्ट अलग अलग प्राइस पे माल बेच पाएगा, नहीं तो नहीं होगा ऐसा। अभी डिस्कस करेंगे इसको विद एग्जांपल कैसे। एंड प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी टू ऑर्डर, नॉर्मल बात है, लीगल सैंक्शन उसके पास होना चाहिए माल को बेचने, ऐसा करने का। मोनोपोलिस्ट के पास लीगल राइट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी आप इलीगली ऐसा काम कर रहे हो, है ना। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें गवर्नमेंट ने तो आपको अलग अलग मार्केट पे अलग अलग रेट पे बेचने के लिए बोला नहीं है और आप अपनी मर्जी से ही अलग अलग रेट पे बेच रहे हैं, तो भाई वो तो फिर देखो कर ही इलीगल काम रहे हो। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपके पास लीगल सैंक्शन होना चाहिए, अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग रेट्स पे माल बेचने की आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। एक एग्जांपल मैंने बच्चों इसके अंदर ले रखा है, आप चेक करो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास बिल्कुल ये राइट है कि डोमेस्टिक कस्टमर्स को बिजली लाइट सस्ती देने का, और अगर उसी लाइट को कमर्शियली यूज कर रहा है कोई बंदा, फैक्ट्री में लाइट को यूज कर रहा है, तो उस लाइट को महंगा बेचने का, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये राइट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डोमेस्टिक यूजर्स को लाइट सस्ती, ठीक है जी, और कमर्शियल यूजर को लाइट महंगी। आप चेक कर लो, कमर्शियल मीटर थोड़ा महंगा लगता है, पर यूनिट रेट ज्यादा आता है, और डोमेस्टिक रेट जो है वो सस्ता होता है। तो ये क्या कर दिया बेटा बिजली डिपार्टमेंट ने, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग सेलर बायर्स को अलग अलग रेट्स पे सप्लाई दी जा रही है। और यस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर हो तो बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से बच्चों ये मतलब नहीं है कि दोनों मार्केट्स में प्रोडक्ट अलग अलग दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। वो जो दो मार्केट में प्रोडक्ट अलग अलग रेटों पे बेचा जा रहा है, तो उन दोनों मार्केट्स में प्रोडक्ट मान लो सेम है, लेकिन प्रोडक्ट की लेबलिंग, पैकेजिंग, डिजाइनिंग या कुछ भी ऐसा करके जो कस्टमर को थोड़ा हटके दिख जाए, अलग दिख जाए, तो जहां ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया प्रोडक्ट को वहां पर रेट कर दिया महंगा, और जहां थोड़ा सा नॉर्मल पैकेजिंग है, थोड़ी नॉर्मल लेबलिंग है, वहां प्रोडक्ट कर दिया थोड़ा सा सस्ता। तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अंदर का प्रोडक्ट सेम है बच्चों, मैं बता रहा हूं, अंदर का प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ नाम बदल दिया, लेबल बदल दिया, पैकेजिंग बदल दिया करके आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। चलो, तो अब हमें समझ में आ गया बेटा, कंडीशंस ये लगेंगी, और आप अगर मोनोपोलिस्ट हैं तो इन कंडीशंस के जरिए आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डिफरेंट बायर्स को डिफरेंट रेट्स पे अपना माल बेच सकते हैं। ठीक है जी। अब ये कैसे होता है, आओ बच्चों एक एग्जांपल समझेंगे, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा एग्जांपल हम समझेंगे कि ये होता क्या है चीज जी। देखो बच्चों, सब बच्चे मेरी बात को समझें, और जो चीज मैं लिख रहा हूं इसको कॉपी पे नोट भी कर लें, ताकि आपको एग्जाम्पल बिल्कुल सही सेट दिमाग में बैठ जाए। देखो बच्चों, हम अपने एक हीरो को लेते हैं। पहले तो हीरो हमारा गोलू, एक सेकंड रुको, हमारा हीरो होता है हमारा गोलू। ये लो बच्चों, ये है हमारा हीरो, मोनोपोलिस्ट। चलो हीरो तो क्या, मोनोपोलिस्ट। ये लो जी, ही इज आवर पर्सन, मोनोपोलिस्ट, लो जी, ठीक है जी। इसने दो मार्केट ले ली बेटे,
इसने दो मार्केट्स ले ली, एक ली है मार्केट ए और एक ली है मार्केट बी। एक सेकेंड रुकना, मैं एक ही जगह पे सारा सिस्टम सेट करता हूं। ये लो, हाँ जी, एक इसने बेटा जी मार्केट ली, स्टडी करी मार्केट ए, और एक ये दूसरे बाजार में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है बच्चों मार्केट बी, और दोनों मार्केट में अच्छा वाला डिस्टेंस है, अच्छा वाला डिस्टेंस है। इतना है कि कस्टमर पैसों के लिए ए से बी या बी से ए में शिफ्ट नहीं होगा, है ना। यानी कि ये मिस्टर गोलू, एक नाम तो लिखा नहीं, नामकरण तो करो यार इसका। ये लो, गोलू को कैसे भूलेंगे, गोलू। हाँ जी, तो गोलू इतना स्मार्ट है कि उसने दोनों दुकानें अलग अलग जगह पे खोली हैं, अलग अलग मार्केट्स में खोली हैं, और वो मार्केट ए से मार्केट बी में बायर को जाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और बायर खर्चा नहीं करेगा ए से बी या बी से ए जाने में, वो ले लेगा माल, जितना भी डिफरेंस पे मिल रहा है वहीं से खरीद लेगा। ऐसा है, ये तो मेन कंडीशन है बेटा। मार्केट ए मैंने स्टडी किया बेटा कि मार्केट ए में मान के चलता हूं, बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट ए में मान के चलता हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है और मार्केट बी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 है। लो बच्चों, मार्केट ए में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है और मार्केट बी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 है। इसका मतलब मैं 2 वाली को कहना चाह रहा हूं इन इलास्टिक मार्केट है, मतलब इलास्टिक तो है, लेस इलास्टिक कह देता हूं। इन इलास्टिक तो कहते हैं बेटा यूनिटरी से 1 से छोटा हो तो उसको इलास्टिक है, तो मैं इलास्टिक तो वर्ड नहीं बोलूंगा, ये लेस इलास्टिक बोल देता हूं, लेस इलास्टिक। और ये वाला बाजार जो है ये हाई इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक। इलास्टिसिटी ज्यादा है, ज्यादा सेंसिटिविटी है, प्राइस चेंज होने से डिमांड में ज्यादा फर्क आता है किसमें, मार्केट बी में, और प्राइस के चेंज होने से थोड़ा कम फर्क आता है किसमें, मार्केट ए में। मार्केट ए लेस इलास्टिक है, मार्केट बी हाईली इलास्टिक है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, अब इस गोलू भाई साहब ने क्या किया सुनो, दोनों मार्केट में एक रेट रख दिया अपने प्रोडक्ट का, एवरेज रेवेन्यू एक बुक कर दिया कि सर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, आइए देखते हैं, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं कितने में, 30 रुपए में मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, एवरेज रेवेन्यू 30 रुपए में। चलो ठीक है, लो जी, एवरेज रेवेन्यू 30 मतलब बोले तो प्राइस रेट रख दिया बेटा प्रोडक्ट का 30 रुपीज में माल बेचूंगा जी, चाहे बाजार ए हो चाहे बाजार बी हो, कितने में माल बेचने का कंफर्मेशन दे दिया है, 30 रुपए में मैं अपना पर यूनिट बेच दूंगा। आइसक्रीम है, कुछ भी है ना, पेन है, चलो पेन है, 30 रुपीज में मैं एक पेन बेच दूंगा, चाहे मार्केट ए हो चाहे मार्केट बी हो। अब बेटे आपने एक चीज पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से सुने, कि मार्जिनल रेवेन्यू की कैलकुलेशन की जाती है एवरेज रेवेन्यू से, ठीक है। एमआर वर्सेस एआर का एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन के लिए, और वो फॉर्मूला है बच्चों कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट एमआर तो एवरेज रेवेन्यू इनटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस फॉर्मूले को लगाएं तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाता है। तो बेटा मैंने इस फॉर्मूले को इस मार्केट में लगाया, लेस इलास्टिक मार्केट में लगाया, और मैंने यहां से एमआर निकालने की कोशिश करी। एमआर लगाओ बेटे, मेरे पास एवरेज रेवेन्यू रेट कितना रखा हुआ है सर आपने, 30 रुपए का रेट रखा हुआ है, 30 रुपीज का रेट रखा हुआ है, चाहे मार्केट हो चाहे मार्केट भी हो, 30 रुपए का रेट रखा हुआ है। 30 रुपए इलास्टिसिटी डिमांड 2 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी डिमांड 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 15 रुपए। 15 रुपए का मार्जिनल रेवेन्यू, मैं इसको बोलता हूं MRA, मार्जिनल रेवेन्यू इन द मार्केट ए। यानी मार्केट ए में जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है बेटा, 15 रुपीज का मार्जिनल रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है। बात समझो, आप जब मार्केट ए में माल बेच रहे हो तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 15 रुपीज का, 15 रुपए का। अच्छा जी, अब जब मार्केट बी में प्रोडक्ट बेच रहे हो वो सुनो, लो जी, MRB। अब बी मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एवरेज रेवेन्यू रेट तो सर यहां भी आपने 30 रुपए रखा हुआ है, इनटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हाईली इलास्टिक मार्केट है सर, यहां पर इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है, 5 - 1 अपॉन 5,
ठीक है जी। तो सॉल्व किया सर, यहां से हमने सॉल्व किया, क्या रहेगा, 4 5 6 24 रुपए। अब सुने, जब उसने दोनों मार्केट में रेट रखा था, प्राइस रखा था 30 रुपए, ये मेरी बात को आप समझे जरा, और दिमाग के जरिए दिल में उतारने की कोशिश करें, तब समझ आएगा बेटे, मजा आएगा क्वेश्चन को पढ़ने का, क्योंकि क्वेश्चन में दम इतना ज्यादा है। 30 रुपए के रेट पे जब दोनों बाजार में प्रोडक्ट बेचा तो हर एक अगली यूनिट ने मार्जिनल रेवेन्यू दिया 15 रुपए ए मार्केट में, और हर एक अगली यूनिट ने रेवेन्यू दिया, यानी मार्जिनल रेवेन्यू आया 24 रुपए बी मार्केट में। तो हर एडिशनल यूनिट, मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है, एडिशनल, हर एडिशनल यूनिट 15 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है ए मार्केट में, और 24 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है बी मार्केट में। अगर रेट कर दिया 30 रुपए तो आप खुद सोचो बेटे, गोलू के लिए फायदा है बी मार्केट में प्रोडक्ट बेचना या ए मार्केट में? तो आपका जवाब होगा सर बी मार्केट में, क्योंकि बी मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है 24 रुपए और ए मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है 15 रुपए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो दोनों मार्केट में मार्जिनल कॉस्ट, ये लो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, दोनों मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू तो समझ में आ गया, मार्जिनल कॉस्ट आ रही है हमारी 10 रुपए, अगर आप समझो तो फिर ए मार्केट में हमें बचेंगे पर यूनिट बेचने पर 5 रुपए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट हर यूनिट की 10 रुपए और एडिशनल रेवेन्यू हर यूनिट से 15 रुपए। तो यहां से मुझे कितना पैसा बचेगा, हर यूनिट अगली यूनिट बेचने पे 5 रुपए, और अगर इस मार्केट में प्रोडक्ट बेचूंगा तो हर अगली यूनिट बेचने पे कितने पैसे बचेंगे, 14 रुपए। कॉस्ट काट के 24 रुपए आए, 10 कॉस्ट आ गई, तो कितने पैसे बचे, 14 रुपए। तो आप खुद सोचो बेटे, हमें 14 रुपए पे आ रहे हैं कि 5 रुपए, तो जवाब क्या मिलेगा सर, 14 रुपए पे आ रहे हैं। आप हर अगली यूनिट में 14 रुपए कमाना चाहोगे, 5 रुपए थोड़ी ना कमाना चाहोगे। गॉट इट है? तो बच्चों अब क्या समझ में आया आपको कि एक सेलर के लिए अच्छी मार्केट, इसका मतलब कौन सी कहलाएगी, सर मार्केट बी अच्छी है एज कंपेयर टू मार्केट ए। समझ रहे हो? मार्केट बी में एडिशनल रेवेन्यू 24 है, मार्केट ए में एडिशनल रेवेन्यू यानी मार्जिनल रेवेन्यू 15 है। तो एक मोनोपोलिस्ट, वन मोनोपोलिस्ट शुड डू व्हाट टू डू, ही विल ट्रांसफर सम ऑफ हिज यूनिट्स फ्रॉम मार्केट ए टू मार्केट बी। सर ऐसा क्यों, मार्केट ए से मार्केट बी में क्यों बेच रहा है? बेटा मार्केट बी अच्छी है ना, 24 में मिल रहे हैं ना, और मार्केट ए में कितने मिल रहे हैं, 15, तो 15 क्यों कमाएगा, 24 कमाना चाहेगा। तो कुछ यूनिट वो ए बाजार से कहां शिफ्ट करना चाहेगा, बी बाजार में। ये देखो मैंने लिख दिया, सम ऑफ यूनिट्स ही विल ट्रांसफर, ही विल ट्रांसफर यूनिट्स फ्रॉम ए टू, एक मिनट, फ्रॉम मार्केट ए टू मार्केट बी। तो वो कुछ यूनिट मार्केट ए से मार्केट बी में ट्रांसफर करेगा। अब जैसे ही कुछ यूनिट मार्केट ए से मार्केट बी में ट्रांसफर करेगा तो दिमाग लगाओ बच्चों, इकोनॉमिक्स वाला दिमाग लगाओ, मार्केट बी में क्या होगा और मार्केट ए में क्या होगा। सोचो मार्केट बी में क्या होगा और मार्केट ए में क्या होगा। मैं बताऊं क्या होगा, मार्केट बी में अचानक सप्लाई बढ़ जाएगी और मार्केट ए में अचानक सप्लाई घट जाएगी, क्योंकि मोनोपोलिस्ट वहां से वहां यूनिट ट्रांसफर कर रहा है। तो मार्केट बी में सप्लाई बढ़ जाएगी, ए में घट जाएगी। अब बी में जब सप्लाई बढ़ जाएगी, तो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसका मतलब प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम। याद करो ऐसा ही होता है, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है रेट कम हो जाता है। सब प्राइस कम मतलब क्या, प्राइस क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। मतलब एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू इन मार्केट बी हो जाएगा कम। और बेटा जब एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी वो भी क्या हो जाएगा, सर वो भी कम हो जाएगा।
ये कैसे होगा सर? मार्जिनल रेवेन्यू कैसे इफेक्ट होगा? बेटे ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो ना, जब 30 रुपए पुट किया तो 24 रुपए आया मार्केट बी में। अब 30 से कम पुट करेंगे तो 24 से कम ही आएगा ना, तो इसका मतलब एआर के कम होने से एमआर कम हो जाएगा मार्केट बी में। अब जब मार्केट ए पे आओ, मार्केट ए में सप्लाई क्या हो गई? कम। अब सप्लाई कम हो जाती है जब किसी चीज की चीज हो जाती है स्कार्स, कम, ठीक है ना, लिमिटेड, तो ऐसी चीज का प्राइस, तो मार्केट ए में प्राइस क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और मार्केट ए में जब प्राइस बढ़ेगा तो बेटा प्राइस का बढ़ना मतलब क्या? एवरेज रेवेन्यू इन मार्केट ए वो क्या होगा सर? वो भी बढ़ेगा। और अगर एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझो आप बात। तो इस मार्केट में रेवेन्यू लगातार घटता जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, और इस मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू लगातार बढ़ता जाएगा। तो बेटा फिर क्या होगा? जो 24 रुपए का मार्जिनल रेवेन्यू था, ये देखो हम ऐसा कर ही क्यों रहे थे? क्योंकि यहां मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा था? 24 रुपए। यहां मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा था? 15 रुपए। तो 24 धीरे धीरे कम होने लगेगा। 24, 23, 22, 21, 20, और दूसरे बाजार में जहां मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा था शुरू में? 15, वो बढ़ने लगेगा 16, 17, 18, 19। अब बात समझो, एक चीज जो पहले ज्यादा थी वो धीरे धीरे घट रही है, और एक चीज जो पहले कम थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बेटा एक हिसाब किताब ऐसा आएगा जब दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, और उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों कि मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी। यानी मेरी शुरुआत कहां से हुई थी? एक मिनट, इसको बाद में लिखता हूं। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी बेटा मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी वाज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी वो कितना था? वो 24 था, और मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए वो कितना था? वो 15 था। तो यहां से शुरुआत हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जोन से बाजार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा थी, दैट इज 5, उसमें मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा था। और जोन से बाजार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम थी। सर कितनी थी? यहां थी बेटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक मिनट ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां पे थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 थी, और यहां पर थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5। तो जिस बाजार में ज्यादा इलास्टिसिटी थी वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू जो था उल्टा हो गया। ये 5 लिखो ना यार, फिर यहां 5 लिखो, हाँ, और यहां लिखो 2 रुपए। हाँ, जिस मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा था वो कौन सी मार्केट थी? हाईली इलास्टिक मार्केट थी, बी मार्केट। तो बी मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू आपको 24 रुपए जनरेट हो रहा था, और ए मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू 15, वो लेस इलास्टिक मार्केट थी। तो उसने जब यूनिट्स कुछ ट्रांसफर किया तो इफेक्ट क्या पड़ा? तो इफेक्ट ये पड़ा सर, अब मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी विल बिकम्स इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए, एंड इट विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, चाहे वो ए बाजार में थी और चाहे वो बी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट सर दोनों में बराबर थी। ऊपर चेक करो, मैंने यहां कॉस्ट तो बराबर ली ना 10 रुपए, तो मार्जिनल कॉस्ट तो दोनों बाजारों में बराबर थी। और जब मार्जिनल रेवेन्यू दोनों मार्केट्स का मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। बच्चों बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको भी ग्राफिकली सीखेंगे हम लोग, ग्राफिकली सीखेंगे। अब एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान कराना चाह रहा हूं कि जोन सा बाजार में इलास्टिसिटी ज्यादा थी, दैट इज दिस वन, इस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं बेटा, हाईली इलास्टिक मार्केट में। उसमें आप चेक करो बेटा फाइनली रेट क्या हो गया? फिर कम हो गया। और जोन से बाजार में इलास्टिसिटी कम थी, दैट इज मार्केट ए, लेस इलास्टिक, उसमें फाइनली रेट क्या हो गया? उसमें ज्यादा हो गया सर। आप ये चीज मेन है, हाईली इलास्टिक मार्केट में अल्टीमेटली प्राइस क्या हो जाएगा? कम, और लेस इलास्टिक मार्केट में अल्टीमेटली प्राइस अपने आप ही क्या हो जाएगा? ज्यादा। अभी मैंने ये आपको न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखा दिया है कि ऐसा है, और इसी बात को मैं अभी ग्राफिकली प्रूव करके दिखाने वाला हूं कि यस, ग्राफ में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गई होगी बात कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट बी में हमें ज्यादा मिल रहा था, सो वी ट्रांसफर सम ऑफ द यूनिट फ्रॉम मार्केट ए टू मार्केट बी, और जैसे ही हमने ये यूनिट्स ट्रांसफर करी तो प्राइस कम करना पड़ जाएगा,
ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा। तो प्राइस कम हुआ उस बाजार में चीज का जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, और प्राइस ज्यादा हुआ उस बाजार में जिसमें इलास्टिसिटी कम है। ये मेन बात है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहां है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू बी, मार्जिनल रेवेन्यू ए मार्केट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। यहां पर आके इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आइए ग्राफिकली समझते हैं। ये लो बच्चों, साथ साथ बना लेंगे बेटा तो मजा आ जाएगा। देखो, है ना, मुझे भी मजा आ जाएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। आपको तो मजा आ ही जाएगा क्योंकि इतना टेढ़ा सा क्वेश्चन है और मजेदार समझ में आ जाएगा, है ना, तो अच्छी बात है। चलो तो बना लो साथ साथ ग्राफ। लो बच्चों, ये देखिए आप, ये मैंने लिया है मार्केट ए का ग्राफ, इधर बेटा जी मैं ले रहा हूं मार्केट बी का ग्राफ, और इधर बेटा जी मैं ले रहा हूं टोटल, दैट इज ए प्लस बी। ये बच्चों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में जैसे MRAR बनता है ना, तो ये हमारी एक लाइन, ये MRAR डायग्राम, ये दूसरे बाजार का हम बनाएंगे यहां पर MRAR डायग्राम, और एक बेटा जी मैं यहां बनाऊंगा पूरी मार्केट का MRAR, पूरा इक्विलिब्रियम डायग्राम। चलो, अब मार्केट ए जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने ली थी दो, यानी कि लेस इलास्टिक, दूसरा यानी कि हाई इलास्टिक, ठीक है, और एक मैंने लिया बेटा साथ में क्या, टोटल। चलो अब बनाओ बेटे लेस इलास्टिक, तो MR और AR कर्व थोड़े से कैसे बनेंगे, फ्लैटर के स्टीपर। सर स्टीपर बनेंगे, फ्लैटर क्यों बनेंगे, फ्लैटर उसके बनते हैं जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, तो मैं तो लेस इलास्टिक ले रहा हूं तो स्टीपर बनेंगे। बनाओ बच्चों, ये रहे मेरे MR और AR कर्व, ये मेरा कर्व है बेटा MR कर्व, ये मेरा AR कर्व। MRA, एक मिनट नाम अलग कलर से लिख लो नहीं तो मिक्स हो जाएगा सब कुछ। MRA ARA, और ये कर्व कैसे हैं, ये कर्व हैं स्टीपर। तो ऑफ कोर्स दूसरे कर्व बनाऊंगा जो होंगे फ्लैटर, मार्केट बी के। बनाओ जी, थोड़ा सा ना ग्राफ पे ध्यान देना बच्चों, इस डॉट से, क्योंकि एक चीज प्रूव करके दिखानी है आपको, इस डॉट से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि आपको क्या बनाने हैं, फ्लैटर कर्व बनाने हैं, तो थोड़ा सा वो चीज दिखाना चाह रहा हूं जो प्रूव हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ग्राफ पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। ये कर्व मेरे बन रहे हैं फ्लैटर, ये देखो आप चेक करो, ये है MR B AR B, और टोटल वाला डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, टोटल वाला डायग्राम बना रहा हूं, तो टोटल वाला डायग्राम कैसा बनेगा, थोड़ा सा फ्लैटर थोड़ा सा स्टीपर। तो थोड़ा सा पोर्शन ले लो बेटा, पहले पोर्शन लो मार्केट ए की तरफ से, तो स्टीपर, और बाकी का पोर्शन ले लो बेटा फ्लैटर, बिल्कुल ध्यान से, फ्लैटर। थोड़ा सा पोर्शन ले लो स्टीपर, बाकी का पोर्शन ले लो फ्लैटर, ये लो जी। ऊपर वाला पोर्शन मार्केट ए को बिलोंग कर रहा है, नीचे वाला पोर्शन मार्केट बी को बिलोंग कर रहा है, और साथ में ले रहा हूं बच्चों मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, MC, ये थोड़े से ज्यादा वो बन गए हैं,
थोड़े से मुझे स्टीप करने पड़ेंगे, ज्यादा फ्लैट बन गया है। 1 मिनट को, बस अब ठीक बन गया डायग्राम। चलिए, तो बच्चों अब ये स्टीपनेस और फ्लैटनेस वो प्रॉपरली दिख रही है, ठीक है। तो बच्चों ये बन गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सर कहां पे? ये बच्चों ये व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं आपको, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर गोइंग टू सेल, OM। एक मोनोपोलिस्ट टोटल मिला के OM यूनिट बेच रहा है, E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम के लेवल को मैं आगे बढ़ाता हूं मार्केट ए और मार्केट बी के लिए। आओ देखते हैं, इस इक्विलिब्रियम के लेवल को मैं ऐसे लेके जा रहा हूं आगे की तरफ, मार्केट ए और मार्केट बी की तरफ। ये मार्केट ए बी कौन सा है? बी पे आगे बढ़ा दो, सेम लाइन स्ट्रेट लाइन चलती जाएगी। ये आगे मार्केट ए पे, बहुत प्यारा डायग्राम बना है, बताता हूं कैसे। देखो, एक आगे मार्केट बी पे, एक आगे मार्केट ए पे। एक छोटा सा गड़बड़ और है, एवरेज रेवेन्यू को भी थोड़ा सा ज्यादा कर दी है, थोड़ा सा इसकी भी डायग्राम, क्योंकि सही तभी बनेगा। बस बस बस, अब सही डायग्राम, परफेक्ट। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस स्टीपनेस और फ्लैटनेस में नहीं होने चाहिए, ठीक ठाक सा डिफरेंस चाहिए। हो गया, अब ठीक है। एवरेज रेवेन्यू इन मार्केट बी, बस डन है। चलो ठीक है, तो दिख रहा है आपको, ये स्टीपर था डायग्राम, ये फ्लैटर है डायग्राम, फ्लैटर है, और ये है हमारा टोटल। ठीक है जी, ये थोड़ा सा पार्ट इसका कैसे है? स्टीप, थोड़ा सा पार्ट इसका कैसे है? फ्लैट। चलो, सो E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द होल मार्केट। जब मैंने E पॉइंट से आगे की तरफ लाइन को ड्रॉ किया बच्चों, तो इसका इक्विलिब्रियम आ गया ये, और एक इक्विलिब्रियम यहां आ गया। इसके इक्विलिब्रियम को मैंने बोल दिया E1, इसके इक्विलिब्रियम को बच्चों मैंने बोल दिया E2। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, MRA ARA, MRB ARB, और इसके MR को बोलेंगे एग्रीगेट MR, एग्रीगेट AR। एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ MR, मतलब ये MR कैसा है? ये MR है MRA प्लस MRB, और ये ARA कैसा है? ARA प्लस ARB, ऐसा है, दोनों का सम है। तो E आ गया सर, आगे बढ़ा, E1 आ गया, इधर आ गया, E2 आ गया, डन। अब बच्चों E1 का परपेंडिकुलर जब मैं नीचे गिरा रहा हूं, तो ध्यान से आप देखें कि एक मोनोपोलिस्ट कुल मिला के बाजार में कितनी यूनिट बेच रहा था सर? बेटा टोटल ये नंबर ऑफ यूनिट्स थी, इधर है ना, इधर आपका MR AR था वाई एक्सिस पे, और इधर क्या है बच्चों? आउटपुट या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स है। तीनों डायग्राम में नंबर ऑफ यूनिट्स है। हालांकि बच्चों मैं हमेशा बोलता हूं, CA फाउंडेशन में डायग्राम की खूबसूरती से हमें कुछ लेना देना तो होता नहीं बेटे, है ना, पर ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और कोर नॉलेज के लिए तो डायग्राम की एफिशिएंट तरीके से डायग्राम को बनाना वो भी जरूरी है ना, बढ़िया तरीके से। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, टोटल OM यूनिट्स बेच रहा था मोनोपोलिस्ट, ये आप चेक कर पा रहे हो, OM यूनिट्स, दिस वन OM यूनिट्स बेच रहा था कंप्लीट बाजार A प्लस B में। तो B मार्केट में कितनी यूनिट बेच रहा है सर? सर B मार्केट में वो नंबर ऑफ यूनिट बेच रहा है OM2, और A मार्केट में कितने नंबर ऑफ यूनिट बेच रहा है बेटा? OM1। पता है क्यों? क्योंकि पीछे क्या समझाया था आपको, ऊपर वाले डायग्राम में, यहां पे क्या समझाया था? उसने अपनी कुछ यूनिट्स A मार्केट से कहां ट्रांसफर कर दी थी? B मार्केट में। तो B मार्केट में जो सेल है, जो क्वांटिटी वो बेच रहा है, वो पहले से क्या बेच रहा है? ज्यादा। तो आप चेक करवा रहे हो, डायग्राम ने खुद बता दिया कि B मार्केट में वो कितनी नंबर ऑफ यूनिट बेच रहा है? OM2, और A मार्केट में कितने नंबर ऑफ यूनिट बेच रहा है? OM1, और OM2 इज ग्रेटर देन OM1, OM2 इज ग्रेटर देन OM1। तो समझ में क्या आ रहा है बच्चों? यहां समझो, एक सेकेंड, आउटकम, फाइनल आउटकम लिख रहा हूं यहां पे बच्चों। जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, मार्केट ए, EDA कम है, उस मार्केट में नंबर ऑफ यूनिट बेची जा रही हैं OM1, यानी लेस।
जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी बी मार्केट में ज्यादा है, ठीक है, उसमें ही रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा था, उसमें नंबर ऑफ यूनिट बेची जा रही है OM2 यानी कि मोर यानी कि ज्यादा। एक तो आउटकम में ये समझ आ गई। और एक चीज और बता दूं बच्चों, आपको एक चीज और बता दूं, OM1 प्लस OM2 is equal to the total output that a monopolist wants to sell is selling, that is OM unit is selling। तो उसने अपने टोटल यूनिट के दो पार्ट बना दिए, OM1 OM2। एक बात तो ये, और बात देखो, एक और गहरी बात देखो, प्यारी मजेदार बात देखो, जो इवन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आया मार्केट ए के अंदर, यहां से अगर मैं इक्विलिब्रियम को एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए इस लाइन को अगर ऊपर उठा दूं, दूसरे कलर से उठा रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं, ये इवन डॉट है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इस लाइन को अगर ऊपर उठा दूं ऐसे, तो इस मार्केट में एक रेट निकल के आ रहा है एवरेज रेवेन्यू, ये आ गया रेट। तो क्या रेट निकल के आ रहा है सर? ये रेट निकल के आ रहा है OP1। और दूसरे बाजार में जहां पर E2 इक्विलिब्रियम लेवल आया है, वहां से अगर प्राइस निकालने के लिए इस लाइन को ऊपर उठा दूं तो एक रेट निकल के आया, प्राइस निकल के आया, क्या रेट, क्या प्राइस निकल के आया? OP2। और बेटा अगर आप डिस्टेंस चेक कर लो, ये देखो यहां से हाइट चेक कर लो, तो आपको समझ आ जाएगा रेट कौन सा ज्यादा है, OP1 ज्यादा है। रेट कौन सा कम है, OP2 कम है। समझ रहे हो? तो क्या एक और आउटकम क्या निकल के आया, जिस बाजार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, उसमें क्वांटिटी कम है, पर उसमें एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब प्राइस इन मार्केट है वो कैसा है, ज्यादा है। और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, उस मार्केट में एवरेज रेवेन्यू इन मार्केट बी कैसा है, कम है। यानी ऐसी मार्केट में प्राइस कम है। सर ऐसा क्यों हो गया बेटे? अभी ऊपर याद दिलाया था तुम्हें, याद करो, बताया था कि जब वो सम यूनिट्स विल ट्रांसफर फ्रॉम मार्केट ए टू मार्केट बी, तो मार्केट बी में क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। अब सप्लाई के बढ़ने से रेट क्या होगा, कम। और ग्राफ खुद तुम्हें बता रहा है, ये देखो ग्राफ खुद तुम्हें बता रहा है, चीख चीख के तुम पहचानो कि ये देखो सप्लाई बढ़ गई सर। तुम पहचानने वाले बनो, ग्राफ खुद बता रहा है सप्लाई बढ़ गई है, इसलिए यूनिट्स ज्यादा बिक रही हैं। और प्राइस क्या हो चला है, चेक करो, प्राइस हो गया सर कम। ये देखो, ये प्राइस का डिफरेंस चेक करो ना, प्राइस हो गया कम। और मार्केट बी में से सम यूनिट्स गई ना, कुछ यूनिट कहां से शिफ्ट हुई हैं, मार्केट बी से शिफ्ट हुई हैं, मार्केट बी से कुछ यूनिट शिफ्ट हुई हैं। और अगर मार्केट बी से कुछ यूनिट शिफ्ट हुई हैं, तो आप चेक करो वहां पे सप्लाई क्या है, कम, उससे तो कमी है। मार्केट बी से तो मार्केट ए में कमी है। अब वहां स्कार्सिटी हो गई, चीजों की कमी हो गई, तो इसलिए वहां पे रेट क्या है बच्चों, चेक करो आप, ज्यादा। ये देखो आप, इसका रेट क्या है, ज्यादा। तो ये है फाइनल आउटकम। फाइनल जो कंक्लूजन्स हैं वो ये है जो आपके सामने है कि टोटल यूनिट वो OM बेचना चाह रहा है, OM1 कम यूनिट बेच रहा है ए में, OM2 ज्यादा यूनिट बेच रहा है बी में। और जिसमें ज्यादा बेच रहा है वहां रेट कम करना पड़ रहा है, और जिसमें कम बेच रहा है वहां रेट ज्यादा मिल रहा है। और रेट ज्यादा किसमें मिल रहा है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। और रेट कम किसमें करना पड़ रहा है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है। ऑब्वियसली जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है वहां रेट कम ही करना पड़ेगा आपको। जब दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, 5 इलास्टिसिटी, हाईली इलास्टिक मार्केट है, तो उस मार्केट में आप रेट कैसे ज्यादा कर लोगे भाई? पहले इलास्टिसिटी ज्यादा है, वहां तो सेंसिटिविटी पहले ही ज्यादा है, तो वहां तो माल आपको कैसे बेचना पड़ेगा, सस्ता बेचना पड़ेगा। और जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, क्योंकि आपका कंपटीशन वगैरह नहीं होगा या कोई और फैक्टर्स होंगे, वहां पे इलास्टिसिटी कम है, तो वहां पर आप प्रोडक्ट बेच सकते हो थोड़ा सा अपना महंगा, जो कि ये डायग्राम आपको बता रहा है। डायग्राम ने भी सारी बात बेटे बता दी। और ये जो मैंने न्यूमेरिकल यहां पर जज किया था, ठीक है जी, ये जो फॉर्मूले से जो मैंने निकाला था वो भी क्लियर है, डायग्राम से भी आपको मैंने पूरी बात समझा दी है। अब बच्चों जितनी भी ये बात है, सारी बात आपके ICI मटेरियल में उठा लो, चाहे मेरे नोट्स उठा लो, कहीं से उठा लो, सारी बात बच्चों ये जो लिखी है ये बिल्कुल सेम वही बात लिखी है जो मैं आपको यहां पर बताई है। ये देखो, ये आ गया इक्विलिब्रियम और ये सारी टर्म्स हैं। ये एक बात और बता दूं बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू की बात और बताना चाह रहा हूं बच्चों। हाँ, एक चीज तो बताई नहीं यार तुम्हें, ऐसे कैसे? ये देखो, जब E पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया था, इस ऑरेंज स्केच पे ध्यान दो, जब E पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया था,
तो उस ई पॉइंट को जब हमने यहां साइड में किया तो यहां से मार्जिनल रेवेन्यू दोनों मार्केट्स में अब कितना आ रहा है चेक करो। दोनों मार्केट्स में मार्जिनल रेवेन्यू, बेटा पहले वाले बाजार में मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ रहा है? पहले वाले बाजार में ये देखो, ये ब्लूज कर देता हूं, पहले वाले बाजार में मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है E1 M1, और दूसरे वाले बाजार में एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ रहा है? E2 M2। तो सर कंडीशन तो पूरी होगी ना, दोनों मार्केट्स में मार्जिनल रेवेन्यू क्या होना चाहिए? बराबर। लिख दो यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए, वो तो पढ़ा ही था हमने, ऊपर भी बताया था, मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी। प्राइस नहीं बोल रहा हूं बेटा, प्राइस नहीं, एवरेज रेवेन्यू बराबर नहीं। एवरेज रेवेन्यू मार्केट ए में ज्यादा है क्योंकि वो लेस इलास्टिक मार्केट है, और एवरेज रेवेन्यू मार्केट बी कम है, प्राइस कम है क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव मार्केट है, हाईली इलास्टिक मार्केट है, तो उसमें रेट कम रखना पड़ेगा आपको। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू दोनों मार्केट्स में क्या हो चुका है? E2 M1, E2 M1 इक्वल टू E2 M2 इक्वल टू EM। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन ए प्लस बी, मतलब इन द होल मार्केट, एंड मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है बेटा, मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन द कंप्लीट मार्केट एंड मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। सर ये कहां पे बात कर रहे हो आप? बेटे मैं इस ई पॉइंट की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर MR इज इक्वल टू MC है, कंडीशन देखो यहां पर इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं जो होती हैं, MR इज इक्वल्स टू MC एंड MC इज राइजिंग। ये भी तो देखो ना आप, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। और यहां पर आपका जो E पॉइंट है उसके बगल में E2 पॉइंट है और उसके बाजू में E1 पॉइंट है। अब मार्जिनल रेवेन्यूज तीनों जगहों पर बराबर हैं और मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये टॉपिक जो बहुत ही बच्चों को खतरनाक लगता है, गंदा सा लगता है ना, वो सारी बात मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये ICI का डायग्राम है, चेक कर लो बेटे, सारा का सारा सेम है बिल्कुल, है ना। और जितनी भी बातें यहां पे लिखी हुई हैं वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं तसल्ली से, बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। एंड दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। थैंक यू, ओके, बाय बाय।